तो हम आज पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एक ऐसे पादप वर्ग हैं जो कि एक फुली डेवलप्ड लैंड प्लांट होते हैं। मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं जिसका नाम है पादप जगत, और इसकी जो कुछ पार्ट जो है 3 पार्ट जो है आ चुके हैं, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब बेटा यदि आप देखोगे कि इसके पहले जो हमारे जो पार्ट आए हैं तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा एल्गी, ठीक है। एल्गी एक ऐसा पादप वर्ग है जो कि पादप के जो है कनेक्ट करने का काम करता है, यानी जो कि अदर वर्ग है ना, जैसे फंगस है और जो आपने एल्गी देखा होगा। तो एल्गी एक ऐसी पादप वर्ग है जिसमें आप देखोगे कि 3 टाइप की होती हैं और इनका जो नेचर है वो अलग अलग टाइप के है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा, उसके बाद टेरिडोफाइटा पढ़ा। अब हमारा जो वर्ग है वो है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक ऐसे पादप है जो कि फुली डेवलप्ड पादप है। फुली डेवलप्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो चुका है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, परिवहन तंत्र होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेटा ये ऐसे पादप है जो कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। साथ में इसमें एक और कैरेक्टर डेवलप होता है कि इनमें बीज बनाने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, क्षमता पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा आवृत बीजी है, अनावृत बीजी है, जिसको आवृत बीजी को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और अनावृत बीजी को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आवृत बीजी का मतलब क्या है, अनावृत बीजी का मतलब क्या है? अनावृत बीजी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो बीज है, सीड है, यानी जो बीज है, बीज के चारों तरफ जो सीड कोट होता है। सीड कोट का मतलब क्या होता है? बीज को ढकने वाला कवर, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सीड कोट, यानी यहां पर जो है जिसको हम बोलते हैं बीज पत्र, ठीक है, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब होता है कि इनमें जो बीज पत्र होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ बेटा कि ये बीज तो बनाते हैं लेकिन बीज के चारों तरफ बीज आवरण अनुपस्थित होता है, ठीक है। मतलब यदि आप देखेंगे कि जो डेवलपिंग स्टेज की एक ऐसी ये कड़ी है जहां पर आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने क्या देखा? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में आपने देखा कि हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल और थल दोनों में रहता है। ब्रायोफाइटा के बाद आपने टेरिडोफाइटा पढ़ा, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो है यहाँ पर आप देखोगे तो जो एम्फीबियन, इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे पादप होते हैं कि ये क्या होते हैं, इनमें डेवलपमेंट जो है बिल्कुल रूट और लीफ का कोई भी रता पता नहीं होती। मतलब यदि आप देखोगे यहाँ पर जड़ एवं पत्ती जो है अनुपस्थित होती है। मतलब यहाँ पर जो है जड़ और पत्तियों का कोई भी नाम नहीं होता है। उसके बाद टेरिडोफाइटा है, इससे थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो आभासी जड़ पाई जाती है, आभासी जड़ पाई जाती है, ठीक है। आभासी जड़ के साथ साथ और क्या पाया जाए बेटा? तो आभासी जड़ के साथ साथ यदि आप देखोगे यहां पर तो क्या पाया जाता है? पत्ती के समान संरचना, पत्ती के समान संरचना। और क्या होता है? इनका बॉडी डिवाइड होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। किसमें डिवाइड होता है? फूड, सीटा एंड कैप्सूल में, ठीक है। अब उसके बाद टेरिडोफाइटा के बाद आपने देखा है जिम्नोस्पर्म। अब बेटा ये जो जिम्नोस्पर्म जो है ये क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं, स्थलीय पादप, ठीक है। क्या होते हैं? स्थलीय पादप है। मतलब ये लैंड प्लांट होते हैं। लैंड का मतलब होता है कि जो ये पानी के बाहर जो लैंड होती है उस पर उगने वाले पादप होते हैं।
फिर क्या होते हैं बेटा, ये विकसित पादप होते हैं। कैसे पादप होते हैं बेटा? विकसित पादप होते हैं। ये कैसे पादप हैं? विकसित पादप होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कैसे पादप है? विकसित पादप है। विकसित पादप है। ठीक है, विकसित पादप का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें जो है जड़, तना एंड पत्ती जो है उपस्थित होती है। मतलब इनका शरीर जो है विभेदित होता है, जड़ में, तना में और पत्ती में। ठीक है, अब जड़ तना पत्ती का मतलब आप समझते हो। जड़ तना पत्ती मतलब लीफ जो है, स्टेम है और रूट में ये क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। साथ में और क्या होता है? और यहां पर मैं आपको बता दूं तो साथ में और क्या होगा? यदि साथ में और देखते हैं तो और क्या होगा? बोलो। यदि आप देखेंगे साथ में तो ध्यान रखना यहां पर बीज निर्माण। बीज निर्माण मतलब जिसको हम बोलते हैं सीड फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पर जो है बीज निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, क्षमता पाई जाती है। अब देखिए यहां पर बीज निर्माण की क्षमता पाई जाती है। बीज तो बनता है लेकिन यहां पर अनावृत बीज बनता है। यहां पर क्या होता है बेटा? अनावृत बीज बनता है। मतलब बीज के चारों तरफ बीज चोल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला यदि हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बाद आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब यहां पर बेटा एंजियोस्पर्म जो होता है ये फुली डेवलप्ड प्लांट है। ठीक है, मतलब क्या होता है? ये पूर्ण रूप से विकसित पादप होता है। क्या होता है बेटा? पूर्ण रूप से ये क्या होता है? विकसित पादप होता है, यानी वेल डेवलप्ड प्लांट होता है। क्या होता है बेटा? वेल डेवलप्ड प्लांट होता है। अब वेल डेवलप्ड प्लांट है मतलब ये पूर्ण रूप से विकसित प्लांट है। तो फिर और क्या है? अब इसको दो वर्गों में बांटा गया है। इसको दो सब क्लासेस में बांट दिया गया है। किसको? एंजियोस्पर्म को। अब वो बेटा दो सब क्लास कौन कौन सी है, ध्यान से समझिए। अब दो सब क्लास यहां पर है। पहली जो है फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और दूसरा द्विबीज पत्री। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्लांट का क्लासिफिकेशन है। क्या? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, यहां पर जिम्नोस्पर्म हम जहां पर देख रहे हैं तो ये क्या होता है? ये स्थली पादप है। पहला स्थली पादप यानी वेल डेवलप्ड पहला जो स्थली पादप होता है वो क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है। इसमें क्या होता है बेटा? जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं। मतलब इनमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन होता है। साथ में और क्या होता है? इनमें बीज निर्माण की क्षमता पाई जाती, मतलब ये बीज निर्माण करने वाले पादप होते हैं। फिर अगला यदि आप देखोगे कि बीज तो बनाते हैं लेकिन कैसा बीज बनाते हैं? अनावृत बीज बनाते हैं। मतलब इनके चारों तरफ बीज खोल नहीं पाया जाता है। मतलब बीज खोल का मतलब होता है जैसा बेटा आपने देखा होगा चना हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, ये दलहन जो पौधे होते हैं जिनमें देखते हो छिलका होता है। ठीक है, तो ये होता है बीज आवरण। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखोगे कि एक बीज पत्री और दो बीज पत्री का मतलब कैसा है?
तो एक बीजपत्री जो है अलग पादप होता है और द्विबीजपत्री अलग पादप होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म देखते हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, अनावृतबीजी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में यदि हम देखते हैं तो अनावृतबीजी में बीजांडासन भित्ति ढके होते हैं, मतलब जो होता है बीजांड जो है ओवरी जिसको हम बोलते हैं वो किससे होता है, वॉल से कवर्ड होता है। बीजांड का मतलब क्या होता है, ओवरी मतलब अंडाशय, ठीक है। ओवरी जो है बीजांड जो है जिसको एम्ब्रियो सैक, यदि आप देखोगे एम्ब्रियो सैक जो है भित्ति से ढके होते हैं। ये निषेचन पूर्व तथा बाद में, ठीक है, अनावृत नग्न ही रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये निषेचन के पहले और निषेचन के बाद नग्न का मतलब क्या होता है, इनके चारों तरफ किसी तरह की बीज आवरण नहीं पाया जाता है, मतलब इनमें किसी तरह की खोल नहीं पाई जाती है बेटा, ठीक है। अब इस प्रकार के निषेचन के बाद नग्न बीज नेकेड सीड बनते हैं तथा कोई फल नहीं बनता। मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर बीज तो बनता है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर यदि आप देखोगे कि अनावृत बीजी में बीज कैसा बनता है बेटा, नेकेड सीड बनता है जिसको हम बोलते हैं अनावृत बीज बनता है, और साथ में ये बीज तो बनता है लेकिन फल नहीं बनता है। अगला बेटा अनावृत बीजी, ठीक है। अनावृत बीजी में मध्यम अथवा लंबे आकार के वृक्ष झाड़ियां होती हैं। मतलब क्या हुआ कि इनके जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, झाड़ी होते हैं, यानी वृक्ष और झाड़ी होते हैं। अगला है सिकुआ, ठीक है। ध्यान रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि सिकुआ विशाल रेडवुड वृक्ष यानी अनावृत सबसे लंबी वृक्ष प्रजाति है, यानी अनावृत प्रजातियों में सिकुआ जो होता है ना, एक ऐसा पादप है जो कि सबसे बड़ा होता है और ये अनावृत बीज है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगला यदि हम देखते हैं कि इनमें जड़ों का टाइप क्या होता है, तो इनमें जो रूट होती है मूसला जड़ें होती, टैप रूट होती, भारी पौधों को मृदा से जोड़ रखने का कार्य करते हैं। मतलब ये पौधों को क्या करता है, जोड़कर यानी रखने का काम करता है। यदि आप देखोगे यदि सिकुआ में, तो यदि आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा आपको दिखाई देना चाहिए, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ध्यान रखना, यहां पर इस टाइप से जो है इसका प्लांट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें बोला गया है बेटा कि यहाँ पर टैप रूट होती है। अब टैप रूट का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है। मूसला जड़ का मतलब होता है इनकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल मोटी मोटी सी होती हैं, तो ऐसी जड़ों को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। क्या बोलते हैं, टैप रूट, ठीक है। यानी जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक जड़, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक जड़। और ये प्राथमिक जड़ जो होती है इनको हम बोलते हैं बेटा मूसला जड़। क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखना, इनमें क्या होता है, सीड नहीं बनते, सीड बनते सॉरी, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी फल का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अगला यदि आप देखोगे कि इसमें अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है बेटा, जो जड़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं रूट जो होती हैं प्राथमिक होती है। प्राथमिक जड़ें ऑलवेज कैसी होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कुछ वंशों की मूल कवकों में सहयोगी संबंध स्थापित कर लेते हैं जिससे कवक मूल माइकोराइजा कहते हैं, जैसे पाइनस, जबकि कुछ छोटी विशिष्ट मूलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले रसायनो बैक्टीरिया नॉन स्टॉक के साथ सहयोगी कर लेते हैं, जिन्हें हम जो है कोरॉइड रूट कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, यहां पर दो रिलेशन शो कर रहा है, ये कौन सा, अनावृत बीजी। रिलेशन शो करने का मेन रीजन क्या होता है, संबंध स्थापित करना। संबंध यहां पर कैसा है, एक संबंध है क्या बेटा, सहयोगी संबंध। सहयोगी का मतलब होता है साथ साथ रहना, ठीक है।
साथ साथ रह रहे हैं, तो एक क्या करता है, उसको रहने के लिए जगह देता है और एक उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। कैसे देखा बेटा, यहां पर जो कवक मूल होती है, क्या होती है बेटा, कवक मूल। तो ये कवक मूल जो होती है, तो ये ऐसी जड़ें हैं जो क्या करती हैं, सहसंयोजी संबंध स्थापित करके साथ में ये जड़ों में रहेंगी और जड़ों में रहकर ये जो रासायनिक पदार्थ होता है उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके जड़ों में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, पाइनस। पाइनस क्या करता है, माइकोराइजा को रहने के लिए जगह देता है और माइकोराइजा क्या करता है, जो एनवायरमेंटल न्यूट्रिएंट है तो उसको एब्जॉर्ब करके पाइनस को देता है। इसी तरह से आपने देखा होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं एनाबीना या नॉन स्टॉप, ये भी सहसंयोजी संबंध दर्शाते हैं। कैसे, जरा देखिए, जैसा आप देखोगे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ रूट है, जड़ें हैं। अब ये जड़ें जो है कुछ इस तरीके से कैरेक्टर शो कर रही है। अब आपको बताऊं तो इन जड़ों में कभी कभी गठान का फॉर्मेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं नोड का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें मान लीजिए एक नोड इसमें होगा, इस तरीके ये क्या होगा, नोड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नोड को हम बोलते हैं बेटा गठान का फॉर्मेशन होता है, गांठ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ये जो होती है गांठ होती है। अब गांठ में क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, राइजोबियम। जैसे अभी नॉन स्टॉक आपने देखा, एनाबीना देखा, ये जो होते हैं सहसंयोजी बैक्टीरिया होती है, यानी संयोजी बैक्टीरिया होती है, सहसंयोजी बैक्टीरिया होती है, यानी साथ साथ अपना जीवन यापन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब इन नोड में होता क्या है, तो बेटा इन नोड, इन गठानों में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है। क्या होता है, N2 फिक्स होता है। N2 क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब ये नाइट्रोजन क्यों स्थिरीकरण होता है, तो आपको बता दूं कि ये जो है एक पादपों के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट होता है। इसेंशियल एलिमेंट का मतलब यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है एलिमेंट, किसके लिए बेटा, पादपों के लिए। इन्हीं चीजें समझ में आ गई। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सहसंयोजी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो इनके तने अशाखित पाइनस अथवा शाखित पाइनस होते हैं, यानी ध्यान रखना यहाँ पर अशाखित साइकस और जो है शाखित जो है पाइनस सीड्स जो होते हैं। ध्यान रखना, ये लाइन इंपोर्टेंट है कि जो अनावृत पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें जो है शाखाएं पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना, जो साइकस होते हैं उनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन पाइनस और सिट्रस में जो होता है वो उसमें क्या पाया जाता है बेटा, शाखाएं। जो शाखाओं का मतलब होता है उनमें ब्रांचेस जो होती हैं पाई जाते हैं, उपस्थित होते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला देखें, इनकी पत्तियां सरल संयुक्त होती। किनकी पत्तियां बेटा, इन अनावृत बीजी की। फिर साइकस में पिक्षाकार पिन्निट पत्तियां होती हैं तथा वर्षों तक रहती हैं। अनावृत बीजी पत्तियों यानी पादपों की पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। अब ध्यान रखना, यहां पर एक टर्म दिया है पिक्षाकार, जिसको हम बोलते हैं पिन्नेट। अब पिक्षाकार का मतलब कैसे होता है बच्चा, समझिए। पिक्षाकार का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक तरह से हमने कोई प्लांट की ये टहनी है और इसमें मान लीजिए रूट यानी क्या लगी है, पत्तियां लगी। तो मान लीजिए पिक्षाकार का मतलब होता है यहाँ पर छोटी पत्तियां होंगी, नई पत्तियां होंगी और यहाँ पर जो है इस तरीके से बड़ी पत्तियां लगी रहेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पिक्षाकार। इस तरीके से जब पत्तियां लगती हैं तो इसे हम बोलते हैं पिक्षाकार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिक्षाकार। यदि अग्राधिसारी का मतलब होता तो ध्यान रखना, यहाँ पर छोटी पत्तियां होती और यहाँ पर बड़ी पत्तियां, ये ध्यान रखना। तो दोनों का क्रम अलग है। तो इस तरीके के पत्तियों के लगने के क्रम को हम क्या बोलते हैं, पिन्नेट या पिक्षाकार बोलते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब साथ में और क्या होता है इनमें, ये ध्यान रखना, इनमें जो है ताप को, पानी को, गर्मी को, पानी को और गर्मी को
ठीक है, सहन करने की क्षमता होती है। क्यों होती है आप समझिए। देखिए, इनका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो इनमें वेपोराइजेशन करने की क्षमता कम होगी, यानी बाष्पोत्सर्जन, यानी बाष्पोसीकरण जो है, जिसको हम बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, कम होगी। यानी वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। वेपोराइजेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी तो इनमें वाटर लॉस कम होगा, यानी पानी की हानि कम होगी। पानी की हानि कम होगी तो इनमें क्या है, वाटर ट्रेजिडी जो है, वाटर ट्रेजिडी का मतलब होता है जो पानी का जो फ्लो है और उसका टेंशन है वो मेंटेन रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए ये पानी और ताप ये सभी कंडीशन में क्या होती है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन वहीं पर यदि आप देखोगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास यदि बनाना केले की पत्तियां हो गई तो केले की पत्तियां क्या होती हैं, आप देखोगे फट जाती है। यदि आप देखोगे मान लीजिए ये है तो केला का पत्ता कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग मैंने बना दिया, तो इसी तरह समथिंग दिखाई देगा। तो इसका जो ये लीफलेट है, यानी ये लीफ ब्लेड है, वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिससे इनमें हानि होने की चांसेस ज्यादा होता है और इनमें हानि क्या होती है बेटा, कम होते, लॉस कम होता है। इन्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला, कोनिफर या शंकुधारी पौधे में पत्तियां सुई की तरफ होती हैं और अत्यधिक ठंडे तापमान एवं बर्फबारी से बचाने के लिए सतही क्षेत्रफल को कम करती हैं। बेटा अभी हमने बताया कि इनकी जो पत्तियां हैं बिल्कुल बिल्कुल सुई के जैसा, यानी इनमें जो होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पर देख रहे हो, इधर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, थोड़ी सी पतली होती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं सुई के जैसे लीफ। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे देखें। अगला, इनकी पत्तियों की मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र जल की हानि को कम करते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर क्यूटिकल की बात किया है और क्या इसकी बात किया है, रंध्र में पानी की लॉस की बात किया है, नहीं जल हानि की बात किया है। अब देखो क्यूटिकल होता क्या है, तो बेटा जैसे हमारी ये स्किन है, त्वचा है, इस स्किन में एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट का नाम है वैक्स। क्या है, वैक्स। हमारी बॉडी जो है वैक्सी है, यानी इसमें वैक्स पाया जाता है। इसी तरह से जो पत्तियां होती हैं तो उन पत्तियों में भी क्या पाया जाता है, क्यूटिकल जिसको हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। अब ध्यान रखना, ये क्यूटिकल जो होती है, मोटी क्यूटिकल की परत और साथ में स्टोमेटा रंध्र होते हैं। रंध्र का काम सभी को पता है कि इनका काम है बाष्पोत्सर्जन करना और साथ में गैसियस आदान प्रदान करना। ठीक है, अब यदि आप देखोगे तो इनमें जो है ये प्रोसेस जो है बहुत कम हो जाता है, जिससे हमने अभी आपको बताया कि पानी की हानि जो होती है कम हो जाती है। आगे देखें, अनावृत्ति बीजी जो होते हैं विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु क्या मतलब क्या होता है, ये दो टाइप के गैमेट बनाते हैं। दो टाइप की गैमेट क्यों बनाएंगे बेटा यहाँ पर सीड फॉर्मेशन हो रहा, बीज का निर्माण हो रहा, और जब बीज का निर्माण होता है तो वहां पर दो अलग अलग युग्मक का बनना क्या हो जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यदि आप देखोगे कि जो मेल गैमेट होता है वो अलग होगा और फीमेल गैमेट अलग होगा, जब तो दोनों में आपस में निषेचन होगा, तभी तो एक नई सेल का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? तो यहां पर यदि आप देखोगे तो क्या होता है बेटा, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अलग अलग बनते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विषम बीजाणुक हेट्रोस्पोरिक बोलते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अलग अलग बनने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरिक। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे क्या है, अर्थात अगुणित लघु बीजाणु या गुरुबीजाणुधानी बनने थे, ये जनन में सहायक होते। वही चीज है, बीजाणुधानी दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करती है। मतलब जो बीजाणु यानी जो स्पोरेंजियम है वो टू टाइप का जो है बीजाणु स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर लगी होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है, सर्विल अक्ष में होती है तथा और क्या होता है, सघन शंकु या स्ट्रॉबिली में होता है।
ध्यान रखना इनमें जो है मेल और फीमेल जो है एक ही पार्ट में एक ही जगह पे होते हैं, जो कि अपना अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, एक का नाम क्या है, बीजाणु पर्ण। ठीक है, बीजाणु पर्ण जो होते हैं सर्पिल होता है, और साथ में बेटा सघन शंख या स्ट्रॉबिली जो होता है ये फीमेल मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद शंख जिसमें लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु धानी होती है, उन्हें लघु बीजाणु धानिक माइक्रोस्पोरेंजिएट अथवा नर शंकु मेल स्ट्रॉबिली कहते हैं। ध्यान रखना जो फीमेल गैमेट होता है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, और फीमेल गैमेट होता है इसको बोलते हैं मेल स्ट्रॉबिली। ध्यान रखना यहाँ पर, ध्यान रखना क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर बीजाणु पर्ण को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरो जो है स्पोरेंजिएट, और जो मेल गैमेट है उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉबिली। इन्हीं चीजें ध्यान रखना। जिन शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा गुरु बीजाणु धानी होती है गुरु बीजाणु धानिक माइक्रोस्पोरेंजिएट अथवा मादा शंख फीमेल स्ट्रॉबिली कहते हैं। ठीक है, अगला पौधे उभयलिंगाश्रयी यानी मोनोसियस भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, देखिए मोनोसियस का मतलब होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक को बनाने वाले जननांग एक ही फ्लावर में एक ही पुष्प में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस या द्विलिंगाश्रय। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, मतलब पाइनस में नर तथा मादा शंख एक ही वृक्ष पर बनते हैं। ध्यान रखना, पाइनस आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि पाइनस में बनने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही पौधे पर बनता है, सत्य है या असत्य है? तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि पाइनस पर नर और मादा दोनों नर युग्मक एक ही पे फॉर्म होते हैं। ओके, अगला एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस भी होते हैं। मतलब क्या होता है, साइकस। साइकस एक ऐसा पादप, ध्यान रखना पाइनस और साइकस दोनों अलग अलग है। पाइनस में क्या है, दोनों मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पर बन रहे हैं, लेकिन साइकस में जो है अलग अलग बन रहे हैं। अलग अलग का मतलब होता है डिफरेंट बन रहे हैं। ठीक है, नर एवं मादा शंख अलग अलग वृक्षों पर स्थित होते हैं। ध्यान रखना, इतनी चीजें समझ में। अगला लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिक पीढ़ी उत्पन्न होती है जो बहुत ही हासित का मतलब होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कि जिसका विकास डेवलपमेंट अभी बहुत कम है। ठीक है, अगला और कुछ ही कोशिकाओं में सीमित होती है। इधर नर जो होते हैं ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन कहते हैं, यानी जो मेल गैमेट होता है इसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो ठीक है, पराग कणों का विकास लघु बीजाणुधानी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है। किस में होती है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में होती है। अगला गुरु बीजाणुधानी जिसको हम बोलते हैं मेगा। ठीक है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरु बीजाणुधानी यानी मात्र कोशिका का मेगा स्पोरेंजियम का निर्माण कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस में होता है। कि एक कोशिका में विभेदित होता है जो कि आवरणों द्वारा सुरक्षित रहते हैं तथा इस सघन संरचना को हम ओव्यूल कहते हैं। ये बीजाणु गुरु बीजाणु पर्णों पर उत्पन्न होते हैं जो एक साथ एकत्रित होकर मादा शंकु बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जिसकी बात किया गया है, न्यूक्लियस की बात की गई। किसकी बात की गई बेटा, न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक फ्लावर है, पुष्प है, और पुष्प का ये भाग है। ठीक है, और इसमें ये क्या होता है, ओवरी होती है, और इसमें ये जो है ओव्यूल होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं बीजाणु। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में जो होता है बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी बहुत सारी क्या होती है बेटा, कोशिकाएं होती हैं। अब इन कोशिकाओं में क्या होता है, विभेदन होता है।
जब विभेदन होता है तो एक कोशिका विभेदित हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल, MMC। क्या बोलते हैं? MMC, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल का मतलब होता है दीर्घबीजाणु मात्र कोशिका। अब इसमें विभाजन होगा तो इसमें क्या होता है, 2 कोशिकाएं बनेगी। 2 कोशिकाओं से जो है ये क्या होता है, 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 कोशिकाओं से फिर क्या बनता है, 8 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से 3 कोशिका ऊपर रहती है, बीच में 2 कोशिका रहती है और 3 कोशिका अलग रहती है। इनके सराउंडिंग में इस तरीके से क्या बनता है, वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से जो है एक बीज जो है डेवलप्ड जो है फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ बीजाणु। क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घ बीजाणु। क्या बोलेंगे? दीर्घ बीजाणु बात करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक मेगास्पोरेंजियम जो होती है, न्यूक्लियस जो है उसकी सेल विभेदित होकर एक किसका फॉर्मेशन कर रहा है, मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर रहा है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? अगला यदि आप देखोगे तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 बीजाणु बनते हैं। इनमें से गुरु बीजाणु में स्थित एक गुरु बीजाणु बहुकोशिकीय मादा युग्मोद्भिद यानी मेगास्पोरेंजियम विकसित होता है। इससे 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी या मादा जननांग होते हैं। अभी जो हमने बताया यहां पर बेटा, तो यहां पर क्या है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम का। अगली यदि हम बात करते हैं, बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद लघु गुरु बीजाणुधानी में ही बनता है, यानी मेगास्पोरेंजियम में ही बनता है। ठीक है, नर युग्मकों की स्थानांतरण के लिए वायु की आवश्यकता है। ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज और आपको बता दो, यहाँ पर जो है पॉलिन ग्रेन को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, पराग कण है। अब यदि यहां से यहां पर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन यदि मान लीजिए एक दूसरा फ्लावर है, दूसरा पुष्प है, अब दूसरे पुष्प से यदि जो है दूसरे पुष्प में परागकण जाएगा तो उसको हम बोलेंगे परपराग। मान लीजिए यहां से यहां, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे परपराग। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो वहां से यहां तक एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक परागकणों को लाने के लिए हमें कोई ना कोई फैक्टर की आवश्यकता होगी, कारक की आवश्यकता होगी। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहां पर वही बताया गया है, बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद भी यानी गुरु बीजाणुधानी में ही बनता है। साथ में इसे स्थानांतरण करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मतलब जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेट तक यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, नर गैमेट को, नर युग्मक को मादा युग्मक जननांग तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, एयर की, जिसको बोलते हैं वायु की आवश्यकता होती है। समझ में आया कि नहीं? अगला बात करते हैं, नर युग्मक युक्त परागकण को वायु द्वारा बीजांड के छिद्र तक लाया जाता है, वही एंथर तक लाया जाता है। तत्पश्चात परागकण से निकलती पराग नलिका नर युग्मक स्त्रीधानी के मुंह पर मोड़ देती है। इससे साइफोनिया है ना, साइफोनोगैमी, क्या बोलते हैं बेटा, साइफोनोगैमी। अब देखो यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां पर बेटा क्या हुआ है, परागकण आ गया है। क्या आ गया है? परागकण आ गया है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये परागकण आया। अब इस परागकण का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। और इस परागकण के जर्मिनेशन को, अंकुरण को हम बोलते हैं पराग अंकुरण। क्या बोलते हैं? पराग अंकुरण। ध्यान रखना, तो यहां पर जो है पराग क्या होता है, अंकुरित होता है। ठीक है, यहां पर जो है पराग अंकुरित होता है। ठीक है, तो यहां पर परागकण क्या हो जाएगा बेटा, अंकुरित हो जाएगा। जब परागकण अंकुरित हो जाएगा तो क्या होगा, ये पॉलिन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है। और ये पराग नलिका किसमें जाती है, इस बीजांड में जाती है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या होता है, पराग कण का अंकुरण होता है और पराग कण जो है फीमेल गैमेट तक क्या करता है, पहुंच जाता है। ये चीजें समझ में आई? अगला
निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है तथा बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। बीजों में भोजन से भरे हुए ऊतक होते हैं जिन्हें हम एंडोस्पर्म कहते हैं। भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय वृद्धि के लिए पोषण प्रदान करता है। जब भ्रूणपोष जो होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उनको पोषण देता है, खाना देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए साइकस, पाइनस, जिंको, एफेडा, नेटम और सीडस एबिस, ये जो होते हैं सभी क्या है, कौन से बीज हैं, ये देखो यहां पर आपको दिख रहा है, ये नीटम है, जो कि यदि आप देखोगे कि इनमें आपको क्या दिख रही है, पत्तियां दिख रही, लीफ दिख रही, पत्ती दिखाई दे रही। पत्तियों के साथ साथ आपको और क्या दिखाई दे रहा भाई, स्टेम दिखाई दे रहा है जिसको आप तना बोलते हैं। तना के साथ साथ इसमें फल दिखाई दे रहा। अब फल तो होता नहीं तो इसमें क्या होगा बेटा, बीज होगा, ध्यान रखना, ये क्या होगा, बीज होगा। ठीक है, और क्या हो रहा, फूल है। इसके बाद ये इफेड्रा, यदि आप देखोगे, जिंको जिसको बोलते हैं, ये जिंको है, क्या बेटा, जिंको इसका नाम है। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा सीड, लॉन्ग शूट और डॉर्फ शूट, समझ में आया। यहां पर आपने इस तरीके से आपने देखा होगा पत्तियां, जिसको आप क्या बोलते हैं, छील, है ना। यहाँ पर इनकी पत्तियां जो है, जिससे आपने देखा हो झाड़ू बनता है, इसकी पत्तियां से ही बनता है और इसका नाम क्या है, साइकस। जो साइकस है, इसी की पत्तियों से, जो झाड़ू आप झाड़ू लगाते हो ना, तो झाड़ू जो बनाया जाता है तो इनकी पत्तियों से ही बनाया जाता है। और झाड़ू का देखो अगला वाला हिस्सा जो है बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल सुई के जैसा होता है, ये थोड़ा सा भी आपकी बॉडी में गड़ जाता है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर देखोगे पाइनस, पाइनस की जो पत्तियां होती हैं ये क्या होती है, इनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, साइकस, थोड़ा ब्लर वीडियो यानी फोटो आपको दिख रही होगी, और ये क्या है, पाइनस। ठीक है, तो ये जो है कौन से है बेटा, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और ये जो है एक अपना जो है उच्च पादप की ओर विकास को प्रदर्शित करता है। तो मतलब यदि आप देखोगे कि पादप जगत में यही एक ऐसा वर्ग है, ऐसा क्लास है जो कि क्या करता है, बीज का निर्माण करना प्रारंभ करता है। क्योंकि आगे जो बढ़ जाओगे तो वहां पर यदि आप देखोगे तो वहां पर बीज निर्माण हो चुका होता है और बीज में क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण हो जाता है। ठीक है, अगला इसमें आप देखा होगा इस तरीके से शोपीस प्लांट लगाए जाते हैं, आप सबके घरों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये साइकस ही है, पाइनस है, सॉरी, ये क्या है, साइकस है, और ये पाइनस है, ये क्या है, साइकस, ये क्या है, साइकस, और ये क्या है, पाइनस। इसकी जो देख रहे पत्तियां जो है कैसी है, ये क्या है, पाइनस। इसमें फ्लावरिंग जैसा हो रहा है, इसी में सीड लग जाते हैं, समझ में आया। तो ये साइकस और ये पाइनस। चलिए अगला हमारा जो क्लास है वो क्या है, आवृत बीजी, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म। मतलब ये एक ऐसा वर्ग है, ऐसा क्लास है जो कि वेल डेवलप्ड, पूर्ण रूप से 100% विकसित जो है पादप वर्ग है। ठीक है, कैसा है, 100% विकसित जो है पादप वर्ग है, क्योंकि इसमें जो है बीज निर्माण की क्षमता पाई जाती है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर जो है बीज जो है दो तरह के बनते हैं, एक बनता है एक बीजपत्री और दूसरा बनता है द्विबीजपत्री। मतलब ये ऐसे पादप हैं जिनमें बीज आवरण उपस्थित होता है, यानी बीजचोल पाया जाता है। ठीक है, फिर साथ में और क्या होता है, पुष्पी पादप होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। यदि आप देखोगे अनावृत बीजियों को, जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, तो इनमें क्या होता है, फूल निर्माण होता है, यानी फूल बनते हैं। अब आपको पता है कि फूल यदि बना है तो फूल के भाग अलग अलग होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा बाह्य दल बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, दल होता है। ठीक है, या कि इसी को हम बोलते हैं क्या, बोलिए, कैलिक्स। फिर इसको बोलते हैं कोरोला, फिर एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है बेटा, तो ये पादप के क्या है, भाग है। ठीक है, यदि आप पादप की संरचना देखोगे
तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, यानी ये फ्लावर की संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी जिसको आप बोलते हो जननांग का निर्माण हो चुका है। ठीक है, और साथ में क्या होता है बेटा, यदि आप देखोगे तो इसमें कुछ हरी पत्तियां, आपको पता ही है कि इनमें जो है हरी पत्तियां भी होंगी इस तरीके से। अब ये जो है एक तरह से द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी का मतलब होता है इनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखोगे तो ये क्या होता है, बाह्य दल जिसको बोलते हैं कैलिक्स, ये क्या है, कोरोला है, ये क्या है, एंड्रोशियम है, और ये क्या है, गाइनोशियम। अब गाइनोशियम जो है अकेले नहीं होता है, इसका नाम जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं अंडाशय। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, गाइनोशियम का। समझ में आया कि नहीं है? यहां पर भी यदि आप देखोगे तो इस ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं बेटा, एंथर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो बेटा ये क्या हो गए, पादप के भाग हो गए। क्या हो गए बेटा, पादप के भाग हो गए। ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो यदि हम देखते हैं यहाँ पर अनावृत बीजी में, तो अनावृत बीजी जो है तो पुष्प युक्त पौधा होता है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट होता है। अनावृत बीजी के विपरीत जहां बीजांड अनावृत होती है, वहीं अनावृत बीजी में बीजांड पर्ण विशिष्ट रचना पुष्प के रूप में विकसित होता है, जबकि बीज फलों के भीतर उत्पन्न होता है। मतलब इसके पहला वाला जो है एंजियोस्पर्म जो होता है, आपने देखा होगा कि वहां पर जो है क्या होता है, जिम्नोस्पर्म जो होता है वहां पर जो है सीड तो बनता है, लेकिन सीड के अंदर जो है क्या नहीं होता, चारों तरफ बीज आवरण नहीं होता और फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, फल का निर्माण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो होता है फल का निर्माण होता है। क्या होता है, फल का निर्माण होता है। और कहाँ पर होता है, साथ साथ फल का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होता है, तो बीज जो है फल के अंदर होते हैं। ठीक है, आगे देख, यह कुछ पौधों बीजाणुउद्भिद जैसे साग, झाड़ी, वृक्ष, लताएं आदि होती है। मतलब ये हर्ब्स भी होती है, श्रब्स भी होती है और ट्रेस भी होती है। साग भी होता है, झाड़ी भी होता है और वृक्ष भी होता है। यह छोटा अनावृत बीजी पौधा जली वॉल्फिया, ठीक है, वॉल्फिया, और सबसे ऊंचा यूकेलिप्टिस जो है 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है। ध्यान रखना, जो आवृत बीज, जो एंजियोस्पर्म होता है, इसमें सबसे ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटे पादप का नाम बताइए। तो सबसे छोटा पादप क्या है बेटा, वॉल्फिया है। सबसे छोटा पादप क्या है, वॉल्फिया। ये ऑब्जेक्टिव में आने वाला टॉपिक है, क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे बड़ा पादप क्या है, यूकेलिप्टिस। क्या है बेटा, यूकेलिप्टिस है। समझ में आया, सबसे छोटा वोल्फिया और सबसे बड़ा यूकेलिप्टिस। समझ में आया कि नहीं? अगली बात करते हैं। इनमें प्राथमिक जड़ अंकुरित बीज के मूलांकुर रेडिकल में विकसित होती है। मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। क्या, मान लीजिए ये बीज है, बीज का ये नीचे की ओर इस तरीके से जर्मिनेशन होता है, तो ये जो होता है इसका मूलांकुर होता है, और ये क्या होता है, प्रांकुर होता है। ठीक है, मूलांकुर जो होता है किसका निर्माण करता है, जड़ का, जड़ का निर्माण करता है, और ये किसका निर्माण करता है, तना का। तना का मतलब क्या होता है, स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बात करते हैं। आवृत बीजी भोजन, चारा, मसालों, लकड़ी, दवाइयों, रेशों आदि और पेय पदार्थों का प्रमुख स्रोत होता है। हमारे पर्यावरण में सुंदरता को भी बढ़ाने का काम करता है। मतलब अनावृत बीजी जो होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप के अपना कैरेक्टर शो करते हैं, लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से? पहला तो हम भोजन के रूप में, आप जितने लोग हो सभी लोग खाना खाते हो, सभी लोग चावल दाल रोटी सब्जी खाते हो,
सब्जियां खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, ये सभी जो होते हैं अनावृत एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावर होते, सॉरी फ्रूट होते हैं, और ये किससे मिलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलते हैं। चारा आप देखते हो कि हम जो मवेशियों को, कैटल्स को जो चारा यूज करते हैं, खिलाने के लिए यूज करते हैं, उनको हम चारा बोलते हैं। मसाले, जितने भी हम मसाले यूज करते हैं सभी एंजियोस्पर्मिक होते हैं। फिर दवाइयां, कई सारी हम दवाई, जैसे आपने देखा होगा आंवला हो गया, है ना, नीम हो गया, और कई सारे जो दवाइयां हैं हम किससे प्राप्त करते हैं बेटा? इन अनावृतबीजी पादपों से प्राप्त करते हैं। समझ में आया? रेशा जो है, पेय पदार्थ जो है, कई सारे पेय जो ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को है हम एंजियोस्पर्म से प्राप्त करते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आया? इन्हें हम जो है दो वर्गों में, जिसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में, क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आए? अब जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डाइकॉट सीड का मतलब होता है, जैसा आपने देखा होगा चना, ग्राम चना जो है, लगभग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चना जो है कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसके ऊपर एक छिलका होता है, ठीक। अब इस छिलके को, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट, यानी इस पे क्या है? बीज आवरण। बीज आवरण, और इस बीज आवरण के अंदर जो है दो बीज पत्र। बीज आवरण के अंदर क्या है? बीज पत्र है। अब वो बीज पत्र ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो चने का छिलका हटाओगे तो दो भागों में दाल में बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं बीज आवरण होता है, ठीक है। जैसे छिलका हटाओगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। अब इसी दोनों पार्ट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, जिसको बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो है एम्ब्रियो। अब ऊपर यदि आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, दो चीजें होती है। ईपी का मतलब होता है बाहर, और हाइपोकोटाइल का मतलब होता है लोबर, यानी जो ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। यहाँ पर जो हाइपोकोटाइल होता है वो रेडिकल, यानी जिसको हम बोलते हैं रूट का फॉर्मेशन करता है। फिर यहीं पे होता है कॉटिलीडन, कॉटिलीडन को हम बोलते हैं बीज पत्र, और सीड कोट का मतलब होता है बीज आवरण। ये आपको द्विबीजपत्री दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? द्विबीजपत्री। यहां पर जो दो बीज पत्र है वो दो बीजपत्री दिख रहे हैं, यानी ये जो बीज है वो द्विबीजपत्री है। यहां पर ये जो है, ये आपको देखोगे तो ये मान लीजिए किसका है? ग्राम का, चना का मान लीजिए है। यहां पर आपको जो है किसका दिखेगा? यहां पर आपको दिख रहा है मक्का, ये मक्का का बीज, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये बाहरी पूरा स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियो को शो कर रहा है। इसमें जो है स्टोरेज फूड है, जिसको है हम बोलते हैं एंडोस्पर्म बीज, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं भ्रूण कोश, ठीक है। भ्रूण कोश का काम होता है फूड को, खाने को स्टोर करना, ठीक है। किसका काम होता है? एंडोस्पर्म का होता है, ठीक है। अब इसमें आगे जो है ऊपर का जो इसका ये जो है एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो को ऊपरी भाग जो होता है इपिकोटाइल, निचला भाग होता है हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल जो होता है किसका फॉर्मेशन करता है? रेडिकल का, रूट का। और इसके सराउंडिंग में ये होता है, ये वाला जो लेयर होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या? कॉटिलीडन्स, जिसको हम बोलते हैं बीजपत्र। यहाँ पर केवल एक बीजपत्र होता है, दूसरा बीजपत्र नहीं होता है। आपने कभी मक्के को छील कर देखा है? बिल्कुल नहीं छिलता है। गेहूं आप छीलते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्वार आपने देखा होगा? बिल्कुल नहीं छिलता है। मतलब इसमें सीड कोट होता तो है, लेकिन इसमें डाइकोटिलीडन्स नहीं होती है। क्या नहीं होती बेटा? डाइकोटिलीडन्स नहीं होती, यानी दो बीजपत्र नहीं होते, केवल एक ही बीजपत्र होता है। इसलिए इनको बाहर से इनका छिलका हटा, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जिसको हम बीज आवरण कहते हैं, उसको हटा भी दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बीजपत्र होता है तो बीज से ओपन नहीं होगा। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? पक्का? अगला आप देखोगे कि ये जो है फ्लावरिंग प्लांट, जो पुष्पी पादप है, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है बेटा? पुष्पी पादप है, फूल है। और ये फूल जो है एक लिंगी भी हो सकता है और दो लिंगी भी हो सकता है। मतलब क्या है?
ध्यान रखना, ये एक लिंगी का मतलब होता है कि एक जननांग भी हो सकता है और दो जननांग हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगला यहाँ पर जो है आपको एक बीजपत्री पादप दिख रहा है, ये द्विबीजपत्री है और ये एक बीजपत्री है। ये एक बीजपत्री है और ये क्या है, द्विबीजपत्री। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? ठीक है, तो एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि एक बीजपत्री जो होता है थोड़ा सा वीक होता है, तना जो है, स्टेम जो है वीक होता है, कमजोर होता है। द्विबीजपत्री जो है उसका तना जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा फर्क ये भी होता है इन दोनों में। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक ऐसा पादप वर्ग है जो कि पूर्ण रूप से विकसित पादप है और सीड बनाने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक ऐसे पादप वर्ग है जो कि सभी को भोजन प्रदान करने के लिए काम करते हैं, साथ में फुली यानी पूर्ण रूप से क्या है, एडॉप्टिव पादप होते हैं। तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। तो बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।